सोचिए, एक कंपनी, सिर्फ कुछ व्यापारी, और उन्होंने एक पूरे देश पर कब्जा कर लिया। ऐसा इतिहास में शायद ही कभी हुआ हो। आज हम इसी अनोखी कहानी की परतें खोलेंगे। सवाल यही है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक प्राइवेट कंपनी ने इतने बड़े और अमीर साम्राज्य को अपना गुलाम बना लिया? ये कहानी है शायद दुनिया के सबसे बड़े और सबसे चालाक कॉर्पोरेट टेकओवर की, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर कब्जा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको टेक्स्ट बुक के बारे में बताना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, टेक्स्ट बुक का पास स्कोर परीक्षा फेल आ चुका है, जिसमें आपको जो टेक्स्ट बुक पास प्रो है ये आपको ₹351 का पड़ेगा, और जो टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो मैक्स ईयरली था वो आपको ₹439 का पड़ेगा। मगर ये जो कम प्राइस है ये आपको तभी मिलेगा जब आप हमारा कोड एक्सपर्ट12 को इस्तेमाल करेंगे। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जिन लोगों का भी टेक्स्ट बुक का पास एक्सपायर हो गया है या फिर पास को खरीदने का सोच रहे हैं, वो हमारा कोड एक्सपर्ट12 इस्तेमाल कर सकते हैं और वो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो चलिए फिर अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत किसी बड़ी फौज या राजा महाराजा से नहीं हुई। नहीं, ये कहानी शुरू होती है लंदन के कुछ व्यापारियों से, जिनके हाथ में था बस एक कागज का टुकड़ा, एक शाही फरमान जिसे रॉयल चार्टर कहते हैं। हाँ, तो इस कंपनी का मकसद बिल्कुल साफ था, पैसा कमाना, सिंपल। लेकिन उस दौर में भारत के साथ व्यापार करने की इस होड़ में ये अकेले नहीं थे। मुकाबला कह सकते हैं बहुत सख्त था। मैदान में देखिए कौन कौन था। पुर्तगाली थे, डच थे, और इन सब में सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे फ्रांसीसी। सबकी नज़र भारत की बेशुमार दौलत पर थी, और इस दौलत के लिए ये सब एक दूसरे से लड़ने को तैयार थे। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प चीज सामने आती है। इंग्लिश कंपनी और फ्रेंच कंपनी के काम करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क था। इंग्लिश कंपनी एक प्राइवेट वेंचर थी, मतलब फटाफट फैसले लेती थी अपने हिसाब से। वहीं दूसरी तरफ फ्रेंच कंपनी सरकारी थी। हर फैसले के लिए उन्हें पेरिस से ऑर्डर का इंतजार करना पड़ता था। और यही यही एक छोटा सा फर्क आगे चलकर अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा फायदा बन गया। तो अंग्रेजों के पास क्या था जो फ्रांसीसियों के पास नहीं था? उनकी नौसेना बेहतर थी, मतलब समंदर पर उनका कंट्रोल था। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास जैसे बड़े आर्थिक केंद्र उनके कब्जे में थे। पैसा बहुत था, खासकर बंगाल जीतने के बाद। और रॉबर्ट क्लाइव जैसे दिमाग वाले सैन्य लीडर थे। इन सब चीजों ने मिलकर कर्नाटक युद्धों में फ्रांसीसियों को ऐसी मात दी कि वो मैदान से ही बाहर हो गए। अच्छा, तो अब यूरोपीय मुकाबला तो खत्म हो गया। अब कंपनी का पूरा ध्यान भारत के अंदरूनी हालात पर शिफ्ट हो गया, और उन्होंने देखा कि यहाँ के हालात तेजी से बदल रहे थे। देखिए, हुआ ये कि मुगल सल्तनत, जिसने सदियों तक हिंदुस्तान पर राज किया, वो अब कमजोर पड़ रही थी। खासकर सम्राट औरंगजेब के बाद दिल्ली का दरबार कमजोर हो चुका था। इसका नतीजा, जो बड़े बड़े गवर्नर थे, जो स्थानीय सरदार थे, वो सब अपनी अपनी आज़ादी का ऐलान कर रहे थे। एक पावर वैक्यूम सा बन गया था। पूरा उपमहाद्वीप, आप देखिए, टुकड़ों में बट गया था। मतलब साफ था, सामने कोई एक दुश्मन नहीं था, सब आपस में ही लड़ रहे थे। और इसका फायदा उठाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्कुल तैयार थी। और इसी मौके का फायदा उठाने की शुरुआत हुई बंगाल से। बंगाल उस वक्त भारत का सबसे अमीर सूबा था, सोने की चिड़िया। और यहीं पर कंपनी ने एक ऐसा ब्लूप्रिंट, एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया जिसे वो आगे चलकर पूरे हिंदुस्तान पर इस्तेमाल करने वाले थे। ये फॉर्मूला बड़ा सिंपल और बड़ा ही शातिर था। पहला कदम, राजा के दरबार में ही उसके दुश्मन ढूंढो। दूसरा कदम, उस दुश्मन से साजिश करो, उसे गद्दी का लालच दो। तीसरा कदम, एक फैसलाकुन जंग लड़ो, जैसे प्लासी में हुआ, जो जंग से ज्यादा एक धोखा था। चौथा कदम, अपने आदमी को, अपनी कठपुतली को गद्दी पर बिठा दो। और आखिरी, पांचवा कदम, उस कठपुतली से इतना पैसा और इतने अधिकार निचोड़ लो कि वो राज्य कंगाल हो जाए और कंपनी और अमीर। ये कोई जंग नहीं थी, ये एक कॉर्पोरेट टेकओवर था। और इस गद्दारी का इनाम, सिर्फ मीर जाफर को गद्दी नहीं मिली, उसने कंपनी को हर्जाने के तौर पर 1,77,00,000 रुपए से भी ज्यादा दिए। जरा सोचिए, 1757 में इतनी बड़ी रकम। ये तो बस शुरुआत थी। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा था कि कंपनी सिर्फ धोखे से जीत सकती है, तो बक्सर की लड़ाई ने सबकी गलतफहमी दूर कर दी। ये असली जंग थी। एक तरफ कंपनी की छोटी सी सेना और दूसरी तरफ बंगाल, अवध और मुगल बादशाह, तीनों की मिलीजुली फौज। और जीता कौन? कंपनी।
इस जीत ने साबित कर दिया कि अब ये सिर्फ सौदागर नहीं, एक जबरदस्त सैन्य ताकत बन चुके हैं। और बक्सर की जीत का सबसे बड़ा इनाम था दीवानी अधिकार। ये क्या थे? मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स वसूलने का कानूनी हक दे दिया। अब सोचिए, एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी अब लोगों से टैक्स इकट्ठा कर सकती थी, मतलब वो आधिकारिक तौर पर शासक बन चुकी थी। यही था टर्निंग पॉइंट। तो अब उनके पास पैसा था, ताकत थी और बंगाल का सफल फॉर्मूला था। अब बारी थी इस फॉर्मूले को पूरे भारत में लागू करने की, और इसके लिए उनका सबसे बड़ा हथियार बना डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो। उनका तरीका देखिए कितना साफ था। जब मैसूर के टीपू सुल्तान को हराना था तो मराठों और हैदराबाद के निजाम से दोस्ती कर ली, और जब मराठों की बारी आई तो उनके सरदारों सिंधिया और भोंसले को आपस में लड़वा दिया, मतलब हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तानियों से ही लड़वाया। तो चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। आखिर वो पूरा फॉर्मूला क्या था जिसने इस अनहोनी को होनी कर दिखाया? सबसे पहले बेशुमार दौलत, दूसरा बेहतर सेना और हथियार, तीसरा और सबसे जरूरी भारत की राजनीतिक फूट, यहाँ के राजा आपस में ही लड़ रहे थे, चौथा उनकी रणनीतिक चालाकी, साजिश और कूटनीति में उनका कोई सानी नहीं था, और आखिर में वही बंगाल वाला फॉर्मूला जिसे वो बार बार अलग अलग जगह पर इस्तेमाल करते रहे। ये सब मिलकर एक ऐसा घातक मिश्रण बना जिसके आगे कोई टिक न सका। तो ये कहानी थी एक कंपनी की जिसने एक देश नहीं, एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। ये इतिहास का एक अजीब और बहुत जरूरी सबक है। एक सवाल छोड़ जाता है कि जब कॉर्पोरेट शक्ति और राजनीतिक ताकत एक हो जाती हैं और उन पर कोई लगाम नहीं रहती, तो क्या होता है?